लास्ट टाइम पर पढ़ा रहे थे माइटोकॉन्ड्रिया, उसको थोड़ा सा और उसके कार्य रह गए। माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ द सेल कहते हैं। माइटोस माने थ्रेड, कॉन्ड्रियल माने ग्रेन्यूल, छोटे छोटे कण। प्रत्येक कोशिका में इनकी संख्या हजारों तक होती है। सबसे ज्यादा संख्या माइटोकॉन्ड्रिया की कहाँ होती है? कौन सी कोशिका? लिवर की कोशिकाओं में। कुछ साइड जो सेल्स होती हैं उनमें लगभग 1000 से 1500 तक माइटोकॉन्ड्रिया की संख्या होती है। बाकी सभी कोशिकाओं में होती है। उस कोशिका में जैसे ही भोज्य पदार्थ गए उससे ऊर्जा लेकर के वो स्टोर करती है। तो माइटोकॉन्ड्रिया का बनाया था छोटा सा इस प्रकार की संरचना की। ये पृष्ठी थी, ये पृष्ठी थी F1 पार्टिकल, या इसी का नाम क्या था? ऑक्सीसो। ये जो तरल पदार्थ था ये था मैट्रिक्स। अंदर जो तरल पदार्थ था इसका नाम क्या था? मैट्रिक्स। ये आउटर मेम्ब्रेन, ये इनर मेम्ब्रेन, ये पृष्ठी, ये मैट्रिक्स। लिपिड और प्रोटीन की बनी रहती है इसकी लेयर, आई की माइटोकॉन्ड्रिया की आउटर लेयर, और स्मूथ होती है, साफ सुथरी होती है। इनर लेयर पर उंगली जैसे उभार होते हैं, इसको मैट्रिक्स बोलते हैं। इसको F1 पार्टिकल, F1 पार्टिकल का अलग से देखो ऐसी संरचना बनती है। ये बेस है, पेडिकल्स है, और ये हेड वाला भाग। ये वाली संरचना 3 भागों में डिवाइड होता है इसकी संरचना। इसके अंदर वो आर्थ्रोपोडा सिर बक्षुरा, ऐसा ही हेड, पेडिकल और ये हेड, पेडिकल और बेस, तीन भाग इसके ऑक्सीसोम या F1 पार्टिकल। ये थी संरचना लास्ट टर्न पर। अब आपको हमें बताना है कि ये विद्युत ग्रह इसको क्यों कहते हैं। विद्युत ग्रह इसलिए कहते हैं कि एक पदार्थ होता है एटीपी, सह एंजाइम्स, को एंजाइम्स, एंजाइम, एडिनोसिन। एएमपी को क्या बोलते हैं? एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट, एएमपी, एडीपी, और लास्ट में क्या रहेगा? एडीपी। तीन शब्द हैं। एएमपी को बोलेंगे एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट, एडीपी को बोलेंगे एडिनोसिन डाइफॉस्फेट, और एटीपी को बोलेंगे एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। समझा की बात? तो ये सह एंजाइम से, को एंजाइम से ये जब एडीपी चेंज हो जाता है, एटीपी, जब इसमें एक फास्फेट बॉन्ड और आगे जुड़ जाता है तो क्या कहलाता है? एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। इसलिए इसको स्टोर ऊर्जा का विद्युत ग्रह कहते हैं। इसमें स्टोर रहती है ऊर्जा, किसके रूप में? एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। अब आपने ये सोचा है कभी, अपन लोग भोजन करते हैं, हर चीज खाते हैं, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा, विटामिन और भी कई एलिमेंट्स। भाई ये जो सब भोजन करते हैं, इस भोजन करने से अपन को यही चीज चाहिए, केवल कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन और अन्य पदार्थ, एलिमेंट्स तक तो चाहिए। ढेर सारा खाते हैं और मिलता बहुत कम है। वैज्ञानिक जो नई पद्धति अपना रहे हैं वो ये कह रहे हैं कि उतना ही मात्रा डायरेक्ट दो जो जाकर ये चली जाए। जरूरी है कि तुम ढेर सारा खाना खाओ तब थोड़ा सा कार्बोहाइड्रेट मिले, वो थोड़ा ही सा कार्बोहाइड्रेट दे दिया जाए। जैसे हम लोग क्या खाते हैं? आलू खाते हैं, चावल खाते हैं, इनमें से क्या मिलता है? कार्बोहाइड्रेट। दाल वगैरह से, रोटी वगैरह से प्रोटीन मिलती है, और फैट तो आपको बताया घी, दूध, तेल। विटामिन हरी सब्जियों से, और भी कई प्रकार के पदार्थ है। तो इनको वो कहते हैं वैज्ञानिक कि क्यों ना ही उतनी ही मात्रा दी, ऐसे पौधे को उत्पन्न किया जाए जिससे इन्हीं की मात्रा प्राप्त हो केवल। तो ये कहानी आगे की है, लेकिन अपन लोगों को बता रहे हैं जैसे अपन लोगों ने क्या खाया, खाना खाया, उससे क्या बना? कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट को क्या बोलते हैं? ग्लूकोज, फ्रक्टोज, माल्टोज। सबको बता रहे ना, C6H12O6, ये ग्लूकोज का सूत्र है, C6H12O6। ये क्या है? कार्बोहाइड्रेट। मोनोसेकेराइड, ऑलिगोसेकेराइड, डाइसेकेराइड, पहले मोनोसेकेराइड, एक C6H12 ग्लूकोज का सूत्र है। ये डाइसेकेराइड में दो जुड़ जाएंगे, C6H12O6 प्लस C6H12O6, ये बनेगा C12
के जोड़ने से, तो डाइसैकेराइड हो जाएगा। जब और बढ़ जाएंगे 10 तक हो जाएंगे ओलिगोसैकेराइड, और जब लास्ट में बहुत सारे हो जाएंगे तो पॉलीसैकेराइड। तो जब अपन लोग खाना खाते हैं तो अपने शरीर के अंदर ग्लूकोज होता है। ग्लूकोज का मतलब क्या है? C6H12O6। ये ब्लड के माध्यम से प्रत्येक कोशिका में जाता है। जरा समझना, इंट्रोडक्शन है। ब्लड के माध्यम से C6H12O6 कहाँ पहुंचा? कोशिका के अंदर। किसके माध्यम से? ब्लड के अंदर। तो ये जो C6H12O6 ग्लूकोज है, जैसी कोशिका के अंदर, अपने अंदर कोशिका कौन सी है? ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन। कैसी है ये? अर्धपारगम। जिनकी आवश्यकता है उन्हीं को अंदर लेगी, वो शेष को मटेरियल को नहीं लेगी। तो ये ग्लूकोज किसके अंदर पहुंच गया? कोशिका के अंदर क्या क्या है? न्यूक्लियस है, माइटोकॉन्ड्रिया है, गोल्गी है, राइबोसोम, लाइसोसोम, सभी ऑर्गन्स भरे हुए हैं। तो C6H12O6 ग्लूकोज विशेष अर्धपारगम में झिल्ली से अंदर पहुंच गया। कहां पहुंच गया? अंदर। किस भाग पर? कोशिका द्रव। जैसे ही कोशिका द्रव में पहुंचा तो ये ग्लूकोज से क्या बनेगा? पायरुविक एसिड। ध्यान रखना, इस बनने की क्रिया को ग्लाइकोजेनेसिस कहते हैं। समझना की बात? ग्लूकोज से 2 अणु पायरुविक एसिड बनने की क्रिया को ग्लाइकोजेनेसिस कहते हैं। ग्लाइकोलिसिस नाम सुना है? ग्लाइकोलिसिस, इसका नाम है EMP पाथवे, एम्बिडन मेयरहाफ-परनस पाथवे। EMP पाथवे, एम्बिडन मेयरहाफ-परनस पाथवे। यानी ये ग्लूकोज जैसे ही कोशिका में बना तो क्रिया के द्वारा 8-10 स्टेप होते हैं, ये अभी नहीं बताएंगे। उन स्टेप के द्वारा क्या बन गया? 2 पायरुविक एसिड बनने की क्रिया को ग्लाइकोजेनेसिस कहते हैं, बता चुके हम पहले। अब ये पायरुविक एसिड, ये पायरुविक एसिड कहाँ घूम रहे हैं? साइटोप्लाज्म में। साइटोप्लाज्म घूम रहा है, जीव द्रव में बताया था हमने, कोशिका द्रव में। तो वो क्या कर रहा है? पूरे के अंदर सर्कुलेट हो रहा है, घूम रहा है। घूमते घूमते किससे मुलाकात हुई? ये माइटोकॉन्ड्रिया। यारों की संख्या बढ़ी हुई है। वैज्ञानिक बताए थे अल्टमान कोहलिकर सीबेंडर। जैसे ही पायरुविक एसिड के पहले एक और मिलता है एसिटाइल कोएंजाइम ए। एसिटाइल कोएंजाइम ए, उस पायरुविक एसिड अलग अलग, दोनों अलग अलग अणु घूम रहे हैं साइटोप्लाज्म में। एसिटाइल कोएंजाइम ए मिला तो वो और एक्टिव हो गया। कौन? पायरुविक एसिड। और कहाँ खोजा उसने? माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर ये अलग जाएगा, वो अलग जाएगा। जैसे ही अंदर प्रवेश किया तो वो उसके अंदर किस पर घूमने लगा? F1 पार्टिकल। ये जो है F1 पार्टिकल मूवमेंट करने लगा। F1 पार्टिकल घूमते घूमते इसको क्या नाम दिया? क्रेब साइकिल। जो पायरुविक एसिड थे, दोनों अणु, एक दूसरी माइटोकॉन्ड्रिया, एक दूसरी माइटोकॉन्ड्रिया, चक्र चला रहे हैं अपना। उस चक्र चलाने को क्या बोलते हैं? क्रेब साइकिल। एक वैज्ञानिक थे, साइंटिस्ट थे, जिनका नाम क्या है? क्रेब। ये क्रेब TCA, ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल, पूरा नाम है TCA। ग्लाइकोलिसिस बोला था, इसको क्या बोलते हैं? ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल या क्रेब चक्र। इसको ग्लाइकोलिसिस, इसको ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल का नाम दिया। और इससे क्या बनता है? लास्ट में भोजन स्टोर हो जाता है माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। तो ये क्रिया ETS, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम, सुने के नहीं? यानी माइटोकॉन्ड्रिया पढ़ रहे हैं तो इसको कौन सा चक्र घूमता है? क्रेब साइकिल। अब क्वेश्चन आता है, एक ग्लूकोज के टूटने से अर्थ ATP ऊर्जा प्राप्त होती है। आपने बहुत पहले पढ़ा है, ऑक्सीश्वसन और अनॉक्सीश्वसन में एक ग्लूकोज इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। यदि ऑक्सीजन है, ग्लाइकोलिसिस की क्रिया तो ऑक्सीजन हो या नहीं हो, बनेगी, होगी। पायरुविक एसिड बनेगा। यदि पायरुविक एसिड में ऑक्सीजन है तो वो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर चला जाएगा। अब बैक्टीरिया वगैरह में क्या नहीं है? माइटोकॉन्ड्रिया है नहीं, तो वहां पर कौन सी क्रिया होती है? अनॉक्सीश्वसन, एनारोबिक रेस्पिरेशन। और वो वहां पर एक ग्लूकोज के टूटने से 2 ATP ऊर्जा प्राप्त होती है विदाउट ऑक्सीजन। एक ग्लूकोज के टूटने से 2 ATP ऊर्जा प्राप्त होती है विदाउट ऑक्सीजन के। ध्यान रखना, क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया है ही नहीं बैक्टीरिया में, वो मुनेरा में आता है ना, इनकम्प्लीट प्रोकैरियोटिक सेल्स।
लेकिन जब ऑक्सीजन है तो वो किसमें पहुंच जाएगी, चाहे प्लांट्स हो चाहे एनिमल्स हो, वो जाते हैं माइटोकॉन्ड्रिया में पहुंच जाएगा। माइटोकॉन्ड्रिया में पहुंचने के पहले हमने बताया था एक पदार्थ होता है एसिटाइल कोएंजाइम ए, एक शब्द है NADP, निकोटिनामाइड एडेनिन डाई न्यूक्लियोटाइड फास्फेट, NADP, निकोटिनामाइड एडेनिन डाई न्यूक्लियोटाइड फास्फेट। एक NADP बराबर 3 ATP, ध्यान रखना, एक NADP बराबर 3 ATP। तो जैसे ही माइटोकॉन्ड्रिया में 1 से 12 ATP का लाभ होता है माइटोकॉन्ड्रिया में, दूसरे से 12 तो कुल कितने हो गए 24 ATP, यानी माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर 24 ATP का लाभ हो रहा है। कुल 38 कैसे हुए, एक ग्लूकोज है ग्लाइकोलिसिस, जैसे ही ये कोशिका के अंदर पहुंचा साइटोप्लाज्म में क्या बना लिया, 2 अणु पायरुवेक एसिड के, और इस 2 अणु बनने में 8 ATP का लाभ हुआ, 2 ATP उसमें नष्ट हो गई, कुल मिला के 10 बने थे, इसमें से 8 का 2 नष्ट हो गई, 8 ATP मिलेगा। ग्लाइकोलिसिस में ग्लूकोज से पायरुवेक एसिड बने 2 अणु, इन बनने में कितना लाभ हुआ, 8 ATP का एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट। पूरे चक्र में यानी 8, 10, 9, 10 स्टेप का है, उसमें ही मान के चलिए कि आपको 10 ATP का बने थे, जिसमें 2 ATP की ऊर्जा इसने खा ली, स्वयं भक्षण कर ली ग्लाइकोलिसिस, कितना लाभ हुआ, 8 ATP। अब क्या बना, पायरुवेक एसिड में क्या मिला था, एसिटाइल कोएंजाइम ए, 2 अणु थे पायरुवेक एसिड के, हमने बोला था एक ग्लूकोज के टूटने से 2 अणु ATP के बने थे, वो पायरुवेक एसिड के बने थे। एक में एक NADP का लाभ होता है, दूसरे में एक NADP का है, तो 3 इससे और 3, एक NADP बराबर कितने बताए थे हमने, 3 ATP, 3 इससे और 3 उससे, यानी 2 अणु पायरुवेक एसिड से, ये 2 अणु बने पायरुवेक एसिड, इसमें NADP और इसमें भी NADP, इसमें 3 ATP का लाभ हुआ, इसमें 3, तो 6 ये हो गए, तो 8 में प्लस 6 और कर, ठीक है ना। 8 किससे बने थे, ग्लूकोज से पायरुवेक एसिड बनने की क्रिया ग्लाइकोलिसिस में, इन साइटोप्लाज्म पायरुवेक एसिड में क्या मिला, एसिटाइल कोएंजाइम ए, उसमें कितने मिले, 6 ATP। अब आया वो एसिटाइल कोएंजाइम ए प्लस पायरुवेक एसिड कहां पहुंचा, माइटोकॉन्ड्रिया, क्योंकि 2 अणु हैं पायरुवेक एसिड के, ध्यान रखना, यहां कंफ्यूज हो जाते बच्चे, एक से जोड़ देते, 1 से 12 ATP का लाभ, एक से कितना मिला, 12 ATP, और दूसरे से भी 12 ATP, कितना लाभ हुआ, क्रेब्स चक्र से 24 ATP, कुल मिला के 24 ATP का लाभ हुआ। तो 24 से 9 जोड़ कितना हुआ, 10, 8, 18 और 3, 38 हुए, 8 हुआ ग्लाइकोलिसिस से, 6 एसिटाइल कोएंजाइम से, और 24 किससे हुए, माइटोकॉन्ड्रिया क्रेब्स चक्र से। कुल मिला के एक ग्लूकोज के टूटने से 38 ATP का लाभ होता है शुद्ध। तो ये हुआ क्रेब्स चक्र की, और वैसे टोटल क्या हुआ, ये ग्लूकोज से 38 ATP का लाभ होता है, और ये ग्लाइकोलिसिस, इसको क्या बोलते हैं, पावर हाउस ऑफ द सेल, विद्युत गृह बोलते हैं। ADP एडेनोसिन डाइफॉस्फेट चेंज टू एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट। इस प्रकार से इसकी संरचना हुई, माइटोकॉन्ड्रिया की संरचना और कार्य। अगले टर्न पर लवक पढ़ेंगे। लवक का मतलब हरित लवक, वर्णी लवक, अवर्णी लवक। अगर इंग्लिश से बात करें प्लास्टिड, वर्णी लवक को क्या बोलेंगे, क्रोमोप्लास्ट, अवर्णी लवक को ल्यूकोप्लास्ट, और हरित लवक को क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट और ल्यूकोप्लास्ट। हरा रंग है क्लोरोप्लास्ट, हरे के अलावा दूसरा कलर है कोई, वो वर्णी लवक या क्रोमोप्लास्ट। और तीसरा लास्ट में क्या है, जिसमें कोई कलर नहीं है, जड़ वाला भाग है पौधे का, उसमें क्या होता है, अवर्णी लवक ल्यूकोप्लास्ट। तो ये जो है, इसको और राइबोसोम की संरचना नेक्स्ट टर्न पर।